70 साल पहले पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ एक ज्वेलरी बिजनेस। इस मार्केट में करीब 200 दुकानें हैं जो सोनार की दुकानें जो होती है ना ज्वेलरी की। वहाँ पे हमें एक छोटी सी एक दुकान अलॉट हुई थी गवर्नमेंट के द्वारा। और इस बिज़नेस में सबसे मेन चीज़ जिस पे ये टिकता है बिज़नेस वो होती है एक विश्वास। अभी चैलेंजिंग ये है कि एक तो प्राइस वॉर एक सबसे एक चैलेंजिंग है और कस्टमर बहुत नॉलेजेबल है आज की डेट में। कस्टमर को हर चीज़ की नॉलेज है, इंटरनेट है उसके पास। एज अ फैमिली ज्वेलर है हमें एक कम्पीट करना पड़ता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ। डिज़ाइनिंग इज़ वन ऑफ द मेन इशू बिकॉज हर लेडी अपने घर में बैठ के फ़ोन यूज़ करती है। किसी भी ज्वेलर से अगर आप ज्वेलरी बाय कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ है एक ज्वेलरी शोरूम वर्क कैसे करता है। फाइनेंशियल एडवाइस अगर किसी को गोल्ड लेके उस पर इन्वेस्ट करना है। सत्तर साल पहले पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ एक ज्वेलरी बिज़नेस आज इंडिया के मेजर सिटीज़ के अंदर है, जैसे कि हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और गंगानगर। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक हसपुरिया। स्वागत आप सभी का खासबुक पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ गुरदेव सिंह सर से मिलने के लिए, न्यू लाइट ज्वेलर्स गंगानगर। हमने यहाँ पर पॉडकास्ट शूट करा जो यूट्यूब की हिस्ट्री में पहला ऐसा पॉडकास्ट होगा जो डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं ज्वेलरी पर। हमने इस पॉडकास्ट में बात करेंगे ज्वेलरी के बारे में, हम बात करेंगे कस्टमर्स के बारे में, उनको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। हम बात करेंगे कि एक बिज़नेस कैसे रन होता है। इन सभी के बारे में हम डिटेल पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल, क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, बढ़िया सर। हमने आपका ज्वेलरी शोरूम विजिट करा। इट वाज क्वाइट फैसिनेटिंग और बहुत सुंदर है सर आपका शोरूम। थैंक यू सो मच। सर, हम जैसे हमने फर्स्ट डे विज़िट करा था, सो यू टोल्ड कि आपका जो शोरूम है इट्स बीन मोर देन 70 ईयर्स और आप इस बिज़नेस के अंदर हैं। हाँ जी। और सर, इसके पीछे का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे जानना है कि आपने कैसे स्टार्ट करा, आपकी फैमिली ने कैसे स्टार्ट करा, और आपने बताया भी था कि आपने पाकिस्तान से स्टार्ट करा था, आपकी फैमिली ने स्टार्ट करा था। सो प्लीज़ वो एक जर्नी बताइए हमें। यहाँ पे हमने ओपन किया था गंगानगर में 1947 में आफ्टर द पार्टीशन। और उससे पहले 3 जनरेशन्स थी जो पाकिस्तान में थी, भावल नगर में, जो बिल्कुल गंगानगर के पैरेलल पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे एक सिटी है। तो वहाँ पे मेरे 3 जनरेशन, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर्स और उनके फादर वो वहाँ पे थे भावल नगर में। तो आई एम अ 7th जनरेशन इन दिस बिज़नेस। 7वीं पीढ़ी हूँ मैं इसमें। और 4 जनरेशन्स ने इंडिया में बिज़नेस किया, उससे पहले 3 पाकिस्तान में थे। सर, पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट करा था और उसके बाद फिर आप इंडिया के अंदर मूव करा, आपकी फैमिली। सो वो सिनेरियो क्या था सर जब पार्टीशन हुआ था, क्योंकि आप सब अपना बिजनेस लेके आप गंगानगर के अंदर शिफ्ट हुए। सो व्हाट वाज द सिनेरियो? आपकी फैमिली ने आई एम श्योर कि आपको बताया है। हाँ जी, मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि एक बॉक्स के अंदर अपना सारा ज्वेलरी का जितना सामान था, लोगों का कुछ जमा होता था, सोना, और जो वो खुद बना के रखते थे दुकान पे, वो एक छोटा सा बॉक्स था। और वो नीचे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे डिस्प्ले में भी है, मैं आपको जाते हुए दिखाऊंगा। उस बॉक्स में सारा सोना रख के वो वहाँ से जब अनाउंसमेंट हुई थी कि 2 सेपरेट कंट्रीज़ बन रही है, वहाँ से अपना सामान वगैरह लेके आए थे। एक पूरे बॉक्स में एक स्टॉक था, जितनी इन्वेंटरी थी वो सारी उसे संदूक में थी, वो छोटा सा था। तो न्यू लाइट ज्वेलर्स वहीं से स्टार्ट हुआ? न्यू लाइट ज्वेलर्स वहीं से स्टार्ट हुआ था। उससे पहले वहाँ पे जो पाकिस्तान में शॉप थी वो मुझे बताया गया था मेरे दादाजी ने, उसका नाम था रामचंद्र लक्ष्मण सिंह। ये उनके मेरे परदादा जी के नाम पे और उनके ब्रदर के नाम पे वो दुकान थी। और फिर जब यहाँ आए थे तो उसका नाम चेंज करके न्यू लाइट ज्वेलर्स रखा था। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी नाम के पीछे की हिस्ट्री। प्लीज़ सर हमें बताइए। वो एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि वो बॉक्स में सारा लोगों का जो सोना वगैरह जो भी जमा था, जो पूंजी जो सेविंग्स होती थी, वो ज्वेलर के पास वो अपना जमा रखते थे। तो जब हम लेके आए मेरे परदादा जी वहाँ से यहाँ पे इंडिया, तो काफ़ी लोग माइग्रेट हुए थे जिन्हें अलॉट हुए थे यहाँ पे घर। और एक गोरे ऑफिसर थे, वो वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर थे। उन्होंने बताया कि कौन कौन आदमी कौन किस एरिया में घर अलॉट हुए हैं या किस सिटी में है। तो मेरे परदादा जी ने जिनका जो सोना जमा था जी, उस मुश्किल समय में वो उन्हें लौटाने उन्हें वापस गए कि आपकी पूंजी, आपकी सेविंग्स मेरे पास जमा है, आपका सोना मेरे पास जमा है। तो वो उनको वापस करने गए थे, नहीं तो कौन कौन करता था।
उस टाइम ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उन्होंने एक अप्रिसिएशन की उस बोला था कि आपने एक न्यू लाइट ऑफ होप दी है लोगों को, एक नई रोशनी। तो वहाँ से ये दिमाग क्लिक हुआ, नाम क्लिक हुआ था। फिर ये न्यू लाइट ज्वेलर्स नाम की पीछे जो हिस्ट्री है वो यहाँ तब स्टार्ट हुई थी। इसलिए वो न्यू लाइट ज्वेलर्स की एक नई रोशनी जो एक उम्मीद की, होप की थी। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर अभी आपने बताया कि आपने जो आपकी जो फैमिली की जर्नी थी वो वहाँ से पाकिस्तान से स्टार्ट हुई और यहाँ पर आपने बिज़नेस सेटअप करा। सर वो क्या एक स्ट्रैटेजी रही होगी कि इस जगह पर यहीं से स्टार्ट करता उन्होंने भी, तो वो क्या स्ट्रैटेजी रही होगी कि यहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा और अब बहुत बड़ा फ्लरिश एक बिज़नेस हो गया और आप अदर सिटीज़ में भी ऑपरेट कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी पहले तो सर्वाइवल ही थी ऑनेस्टली। जब यहाँ पे इस मार्केट में करीब 200 दुकानें हैं, जो सोनार की दुकानें जो होती है ना ज्वेलरी की, वो सोनार बाज़ार था ये, जौहरी बाज़ार, और 200 दुकानें हैं वहाँ पे। एक हमें एक छोटी सी एक दुकान अलॉट हुई थी गवर्नमेंट की द्वारा, और स्ट्रैटेजी उस टाइम कुछ भी नहीं था, एक सर्वाइवल पे हम था कि धीरे धीरे करके उसे एक्सपैंड किया, ग्रो किया। और इस बिज़नेस में सबसे मेन चीज़ जिस पे ये टिकता है बिज़नेस, वो होती है एक विश्वास। तो वो हमने मेरे परदादा जी ने, मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे फादर ने, और अब हम जो 7वीं पीढ़ी हैं, हमने उस चीज़ को हमने सबसे स्ट्रॉन्ग रखा है कि एक हमारा मेन पिलर है कि विश्वास, ट्रस्ट। उस चीज़ पे हमने कोई क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और हमारी यही स्ट्रैटेजी, एक बेसिक स्ट्रैटेजी थी। और धीरे धीरे करके ग्रो किया, 1 से 2 दुकानें हुई, 2 से 4 हुई, और धीरे धीरे करके आज शोरूम बड़ा किया। तो ये टोटल में ये 9 दुकानों का ये इकट्ठे एक शोरूम हमने कंस्ट्रक्ट करके, और लास्ट ईयर इसकी हमने ओपनिंग की थी। अब अगर बात की जाए, अब बिज़नेस करने का तरीका एक कम्प्लीटली डिफरेंट है। मेरे फादर की जनरेशन के टाइम एक बहुत डिफरेंट था बिज़नेस करना। ग्रैंडफादर के टाइम, दादाजी के टाइम वो एक बिल्कुल ही अलग तरीका होता था बिज़नेस करने का। तो अब चेंज हो चुका है बहुत। सर अभी क्या चैलेंजिंग लगता है आपको? अभी चैलेंजिंग ये है कि एक तो प्राइस वॉर एक सबसे एक चैलेंजिंग है, क्योंकि कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है और कस्टमर बहुत नॉलेजेबल है आज की डेट में। कस्टमर को हर चीज़ की नॉलेज है, इंटरनेट है उसके पास, और प्राइसिंग एक बड़ा चैलेंजेस है। बिकॉज हमने एज अ फैमिली ज्वेलर है, हमें एक कम्पीट करना पड़ता है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ। तो उन कॉरपोरेट्स के साथ कम्पीट करने में फिर प्राइसिंग इज़ वन ऑफ द मेन इश्यूज़। एंड देन मार्केट में अप टू डेट रहना कि क्या मार्केट ट्रेंड चल रहा है, कि किस तरह की ज्वेलरी कस्टमर डिमांड कर रहा है और किस तरह की ट्रेंडिंग में है। कि जो बड़े सिटी से ट्रेंड हुआ, या बॉलीवुड से अगर मैं बात करूँ, बॉलीवुड से काफ़ी ट्रेंड लोग फॉलो करते हैं, तो वो हमें अपडेट रखना पड़ता है उस चीज़ का। फिर हम अपने डिज़ाइनर्स के साथ डिस्कस करते हैं कि ये हमें ये डिज़ाइंस पर्टिकुलर चाहिए। और डिज़ाइनिंग इज़ वन ऑफ द मेन इशूज़, बिकॉज हर लेडी अपने घर में बैठ के फ़ोन यूज़ करती है, उन्हें पता है कि क्या ट्रेंडिंग में है। सो डिज़ाइनिंग इज़ वन ऑफ द मेजर के अप टू डेट रहना पड़ता है हमें। सो सर, जैसे अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सो कस्टमर आता है आपके पास में और वो अपनी ज्वेलरी परचेज़ करके चले जाते हैं। अभी कस्टमर को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि वाइल परचेजिंग ज्वेलरी? किसी भी ज्वेलर से अगर आप ज्वेलरी बाय कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ है कि वो हॉलमार्क होनी चाहिए। हॉलमार्क भी एक गवर्नमेंट की स्टैंपिंग है, वो गवर्नमेंट सेंटर से ही, थर्ड पार्टी है वो, हमारा उसमें नहीं होता कुछ। वो हम देते हैं उन्हें ज्वेलरी, वो उसकी प्योरिटी चेक करते हैं। एक मशीन में, कैरेटोमीटर मशीन होती है, जिसमें हल्का सा स्क्रैच होता है गोल्ड, और उसमें चेक करते हैं इसकी कितनी ज़्यादा इसमें प्योरिटी है, कितने % इसमें सोना है। तो वो एक हॉलमार्क, एक प्योरिटी स्टैंडर्ड है जो हर इंडिया में गवर्नमेंट ने ये लागू किए हो गए, करीब 12-13 साल हो गए हैं। और उम्मीद है सारे सब ज्वेलर्स ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, और हमने 100% अपनी ज्वेलरी को हॉलमार्क करवाते हैं। बिना हॉलमार्क के हम अपनी ज्वेलरी ना तो ख़रीदते हैं किसी से, ना हम बेचते हैं। तो हॉलमार्क ज़रूर चेक करें। और नेक्स्ट सर, आई वुड लाइक टू आस्क कि एक ज्वेलरी बिजनेस, एक ज्वेलरी शोरूम वर्क कैसे करता है? मीन्स मेरे दिमाग में ऐसा था कि जैसे माइन से सोना निकला और कस्टमर तक वो कैसे पहुंचा, उसके बीच का क्या रास्ता वो तय करता है पूरा गोल्ड, प्लीज़ हमें बताइए। पूरा एलैबोरेट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं शॉर्टली आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। माइनिंग जिस कंट्री में गोल्ड माइनिंग होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गोल्ड माइंस होती हैं, कनाडा में बहुत होती हैं। वहाँ से गोल्ड माइन होके गवर्नमेंट परचेज़ करती है उन कंट्री से, और फिर इंडिया में आके उसे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है।
इस साल इंपोर्ट ड्यूटी 6% कर दी थी। पहले एक साल पहले 15% होती थी इंपोर्ट ड्यूटी, तो गोल्ड महंगा था इंडिया में, प्योर गोल्ड। तो इस साल गवर्नमेंट ने नए बजट में वो चेंज कर दी, तो वो गवर्नमेंट वहाँ से इंपोर्ट करती है सोना। और सोना यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बुलियंस है मुंबई में, दिल्ली में, और जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ में बुलियंस है, वो सोना उनके पास जाता है। उनसे मैन्युफैक्चरिंग जो करता है, जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे हमारी भी यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग की, या जो बड़े मैन्युफैक्चरर है जिनका सिर्फ होलसेल का काम है, वो ख़रीदते हैं, उसको फिर ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हैं। वो कारीगर होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो उसमें ज्वेलरी बनाते हैं उस सोने की, और फिर वहाँ से फिर वो दुकानों पे आता है, जो रिटेलर्स है वो परचेज़ करते हैं, फिर वो कस्टमर के पास जाता है। तो ये एक शॉर्ट प्रोसेस है जो ऐसे होता है। सो सर, जैसे अभी माइंस की बात आई, सर आपने ये माइंस देखी हैं? मैंने एक बार विज़िट की थी माइन, बट वो एक छोटे लेवल, मतलब इट वाज नॉट अ बिग माइन, एक छोटी यूनिट थी माइनिंग की। और वहाँ से करीब मतलब जहाँ मैं रहता था, मैं कनाडा में रहा था मैं 5 साल, तो वहाँ पे मुझे मौका मिला था वो विज़िट करने का, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। सर अभी जैसे माइंस की बात हो रही थी, मेरे दिमाग में सिर्फ एक पिक्चर क्लिक करी विच इज़ KGF। KGF के अंदर जैसे माइंस दिखाते हैं, तो आप भी वैसे गए होंगे? नहीं, वो थोड़ा डिफरेंट था, वो तो ऑब्वियसली एक मूवी में है। बट अगर बड़ी माइंस की बात की जो वर्ल्ड वाइड जहाँ पे हो रही है, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही हो रही है, जो माइनिंग का काम हो रहा है, जो कीनिया, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, जी, वहीं पे डायमंड की माइनिंग होती है, वहीं पे गोल्ड की माइनिंग होती है। तो वो अभी तक मुझे चांस नहीं मिला विज़िट करने का, बट कभी ना कभी मिला तो मैं ज़रूर, फिर मैं कंपेयर करूँगा कि वो KGF वाला वो सेम था या डिफरेंट था। सर वैसे अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया के अंदर भी माइंस हैं, और वहाँ से भी गोल्ड इंपोर्ट और हमारी शॉप्स के अंदर आता है। सो बाहर की अगर कंट्रीज़ को कंपेयर करा जाए इंडिया के साथ में, तो इंडिया का मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है? इंडिया में गोल्ड की कंजम्पशन बहुत है। आज हर हाउस होल्ड में कुछ ना कुछ सोने का सामान या कुछ ज्वेलरी ज़रूर होगी, क्योंकि ये हमारा कल्चर का एक ये बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, क्योंकि लेडीज़ ज्वेलरी बाई करती हैं और सालों से करती आ रही हैं, और ये कभी रुकने वाला नहीं है। करियर गाइडेंस की बात करते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे आप बिज़नेस संभाल रहे हैं, तो आपने आई एम श्योर कि MBA करा होगा, इज़न्ट इट? नहीं, मैंने एक्चुअली में MBA नहीं किया, मैंने सिर्फ बैचलर्स की है। बट MBA का मे बी फ्यूचर में मेरे है प्लान्स, शायद मैं करूँ, शायद मैं ना करूँ। बट इट्स बिन 5 years सिंस आई एम वर्किंग। 5 साल का मुझे एक्सपीरियंस हुआ है प्रॉपरली इस बिज़नेस में, और बाकी फैमिली बिज़नेस था, तो नॉलेज काफ़ी हद तक मुझे बचपन से ही थी, ठीक है। बट डीपली मैं अब 5 साल का मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, और 2 साल बाद मे बी और एक्सपीरियंस लेके अगर मुझे लगा कि ग्रोथ और चाहिए, मुझे और सीखना है, तो फिर मैं MBA के लिए ऑप्ट करूँगा। सर मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को MBA करना है, तो पहले आप अपना जो फैमिली बिजनेस है उसको सीख लीजिए, उसके बाद MBA का जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वो बताएंगे, उसके अंदर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इज़न्ट इट? डेफिनेटली, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं कुछ सही गलत नहीं इसमें बोल रहा कि क्या करना चाहिए पहले, बट मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि पहले वर्क एक्सपीरियंस लो, लर्न कि अपना पूरा मेहनत लगाओ, देखो फिर देखो यार कहाँ पे मुझे कमी लग रही है। अब तो बहुत बिज़नेस मेंटरशिप कोर्सेज भी है, जो बिज़नेस मेंटर्स है जो सिखाते हैं बिज़नेस कैसे करना है। जैसे मैंने एक किया था बिज़नेस, और एक कोर्स किया था करीब 4 महीने का था, एवरी वीकेंड पे उनकी वर्कशॉप होती थी, क्लास होती थी, वो किया था मैंने। और फिर मैंने उसके बाद GIA का डायमंड ग्रेजुएट कोर्स है जो डायमंड्स के रिलेटेड, वो मैंने किया। और अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे ग्रोथ के लिए और सीखना है, कि उसके लिए मे बी 2 साल बाद MBA में और ऑप्ट करूं करने के लिए। अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है, और उसके अंदर हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर मोस्टली गोल्ड एज ए गिफ्ट देना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, क्यों लोग ज़्यादा गोल्ड को प्रेफर करते हैं? गोल्ड एक हमारे कल्चर का पार्ट है। यहाँ पे सालों से लोग, लेडीज स्पेशली, गोल्ड खरीद रही हैं, पहनती हैं और गिफ्ट भी करते हैं, और ये इट्स ऑलवेज अप्रिशिएटिंग एसेट। ये आज तक कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि गोल्ड बढ़ा ना हो। जब तक से मैं देख रहा हूँ, मुझे याद है कि गोल्ड बढ़ रहा है, और ये अभी ये बढ़ता ही रहेगा। एक इसे लग्जरी आइटम माना जाता है,
और काफ़ी इंडिया में तो इसे बहुत ज़्यादा लकी भी मानते हैं कि सोना खरीदना एक कुछ भी नई चीज़ की शुरुआत करनी है तो लोग गिफ्ट देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कल्चर से हमारे रिलेटेड है। इंडियन कल्चर में गोल्ड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ओके सर, अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस अगर किसी को गोल्ड लेके उस पर इन्वेस्ट करना है तो? गोल्ड लेके इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेस्ट एडवाइस है, जब आपके पास मनी है और आप गोल्ड खरीदो। कि ऐसा नहीं है कि मैं वेट करूँगा 2 महीने 3 महीने रुक के। द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड इज़ व्हेन यू हैव मनी। ओके, ऐसा कोई सर्टेन टाइम नहीं रहता कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट के अंदर गोल्ड परचेज करना चाहिए, या फिर मुझे ट्रैक करना चाहिए कि कब उसका प्राइस लो होगा, आई शुड गो एंड बाय द गोल्ड? ऐसा कुछ नहीं होता। बस जियो पॉलिटिकल जो हमारे चल रहा है वर्ल्ड में, उस फैक्टर्स की वजह से गोल्ड के प्राइस इफेक्ट होते हैं। जैसे आज अनाउंसमेंट हुई है कि जो वॉर चल रही है अभी इज़राइल पैलेस्टीन के बीच, उसमें थोड़ी पीस उन्होंने ट्रीटी साइन की है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में अब झगड़ा होने के कम चांसेस हैं। उसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हुई है। अमेरिका कहता है कि लाइक मत लड़ो एक दूसरे से। तो उस कारण गोल्ड का प्राइस कम हुआ है आज। और जैसी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, चाहे किसी कंट्री में वॉर लगी है या कुछ भी एनीथिंग अनसर्टेन जो होने वाला है, तो गोल्ड के प्राइसेस अप हो जाते हैं। रीज़न बिकॉज इट्स द सेफेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड, और कभी भी आप इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ अब जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स है, इसको ध्यान में रखते आप गोल्ड में इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप कर सकते हो। सर, अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, ज्वेलरी के टॉपिक से मैं जनरली आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप भी इस फैमिली बिजनेस के अंदर आए हैं, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे मेरे पास में मेरी फैमिली के पास में बहुत बड़ा एक बिज़नेस है और मुझे उसको प्रेफर करना चाहिए या फिर मेरी जो हॉबी है उसको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हर एक की थिंकिंग, हर एक का विजन, हर एक का लाइफ की तरफ गोल अलग अलग होता है। सो व्हाट यू वुड एडवाइस टू आवर व्यूअर्स इस पॉइंट पर सर? आप जिस काम में ज़्यादा पैशनेट हो आपको वो फॉलो करना चाहिए। अगर आप पैशनेट हो तो आप उस काम के लिए मेहनत ज़रूर करोगे। अगर आपकी हॉबी, अगर आप सच्चे मन से आप पैशनेटेड हो कि नहीं यार मुझे यही करना है, ये दिस इज़ द ओनली थिंग कि मेरी इससे अलावा मैं नहीं कुछ मैं सोच सकता, आप पैशनेटेड हो, आप उसके लिए ना चाहते हुए भी कुछ भी, चाहे सुबह उठना है जल्दी या रात को जल्दी सोना है, आप हार्डवर्क उस चीज़ के लिए करोगे। सो पैशन आपका कहाँ है? क्या चीज़ है जो आपको उठाएगी रोज़ कि मैंने करना है, अपना हार्डवर्क देना है इस काम में, तो आप उस चीज़ को करो। अगर फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है किसी का, कोई भी ऑडियंस जो सुन रही है उनका अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो पैशनेटेड नहीं है उस चीज़ में, वो हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ में उनके मन नहीं लगेगा, आइडियाज़ नहीं आएंगे। सो मैं तो यही कहूँगा कि जिस चीज़ का जुनून है वो चीज़ करो। सर, वन लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस, बेस्ट स्ट्रैटेजी यू वुड गिव टू द न्यू कमर्स जो अभी बिज़नेस के अंदर आ रहे हैं या ज्वेलरी बिज़नेस के अंदर है, क्योंकि आपने बहुत जगह अलग अलग स्टोर्स खोले, आपने बहुत बड़ी टीम है, तो ये भी एक मैनेजमेंट का भी बताइएगा हमें, और जो गोल से रिलेटेड है प्लीज़ वो भी बताइएगा। कोई भी जो नया इस इंडस्ट्री में आना चाहता है तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि गो फॉर समथिंग न्यू, कि जो डिज़ाइंस, जो जिस चीज़ का डिमांड बढ़ रही है, जैसे पिछले 10 साल में 5 साल में अगर मैं बात करूं तो लाइट वेट ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा एक फैशन ट्रेंड बन रहा है कि हर कोई रूटीन में हैवी ज्वेलरी नहीं पहनना चाहता अपार्ट फ्रॉम वेडिंग्स के अलावा। तो वो एक नई चीज़ है कि वो अगर कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है, अगर कस्टमर है तो उस चीज़ में जाए, इंस्टेड ऑफ कि जो चलता आ रहा है कि हाँ नहीं यही ठीक है, वो चीज़ ना करें। नया देखें कि क्या स्कोप है, कुछ चाहे डिज़ाइनिंग में है, चाहे लाइट वेट ज्वेलरी बना रहा है या कोई जेम स्टोन्स के साथ थोड़े बहुत चेंजेस है। अब जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स एक नया एक ट्रेंड चला है कि जो डायमंड्स है, जो हीरे हैं, जो वो लेबोरेटरी में एक प्रोसीजर से बनने लग गए हैं, तो वो एक नई चीज़ है। उस चीज़ को क्या नया कर सकते हैं। सर, आपने सोचा है कि आप अपना जो शोरूम है न्यूलैंड ज्वेलर्स है, इसको आप बॉलीवुड के साथ में लेके जाके और इसको और बड़े लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ज्वेलर्स को देखा है वो अपनी ज्वेलरी की प्रमोशन करते हैं बाय प्रमोटिंग देम थ्रू अ स्टार,
सो ऐसा भी आपका प्लान है सर? जी, हमने एक इवेंट किया भी था, एक क्लोथिंग ब्रांड है उनके साथ कोलैब करके मुंबई में शूट हुआ था। तो एक एक्ट्रेस थे सनी लियोनी, उन्होंने हमारी ज्वेलरी पहनी थी, और एक एक्ट्रेस और थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, बट उन्होंने, वो बॉलीवुड की वो भी एक्ट्रेस थी। तो हमने उनके साथ कोलैब करके वो एक शूट किया था। और रीज़न ये कि हर कोई यहाँ पे कुछ, चाहे फैशन है या चाहे ज्वेलरी को लेके है, चाहे ब्यूटी, एनीथिंग, वो काफ़ी लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हैं। तो हमें भी वो चीज़ करनी पड़ती है, और हम फ्यूचर में भी हम आगे, हमारा है प्लान, हम और करेंगे। सर वन लास्ट क्वेश्चन कि आपके शोरूम कहाँ कहाँ पर हैं और आप कैसे ऑपरेट करते हैं इस पूरे सिस्टम को? हमारा जो मेन शोरूम जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वो है यहाँ पे गंगानगर से जी। और एक शोरूम है जो मेरे ताया जी हैं, जो डैड के बड़े भाई, वो पुणे में ऑपरेट कर रहे हैं, उनके वहाँ पे स्टोर है, बेंगलोर में स्टोर है, हैदराबाद एंड चेन्नई। एंड वो उनकी एक अलग कंपनी है जो वहाँ से ऑपरेट कर रही है। बट स्टार्टिंग यहीं से जो हुई थी, जो स्टार्ट थी, बेस था यहाँ से, फिर ब्रांचेस आगे आगे धीरे धीरे। विद द सेम नेम, न्यूलैंड ज्वेलर्स? ये वाला है न्यूलैंड ज्वेलर्स, जो साउथ में जो बता रहा हूँ मैं, साउथ इंडिया में जो स्टोर है, वो इट्स बाय द नेम नीलकंठ ज्वेलर्स। तो फैमिली का हर मेंबर, हर फैमिली में वो एक एक स्टोर पे वहाँ पे ऑपरेट करता है। सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद खास बुक टीम? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्वेश्चंस वर वेरी नाइस एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प। अच्छा, बढ़िया एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर पॉडकास्ट। सर के साथ में बहुत हमने क्वेश्चंस पूछे, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे, जनरल क्वेश्चन पूछे, कस्टमर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।